दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि ज़्यादा प्रदूषण होने से ओज़ोन लेयर में छेद हो जाएगा जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतने सारे रॉकेट भेजते हैं तो क्या उससे ओज़ोन परत में छेद नहीं होता? अब आप कहोगे हो सकता है ओज़ोन लेयर काफ़ी दूर हो, ऊँची हो, तो भैया हम तो मंगल तक चले गए, इतनी कितनी दूर है कि अभी तक ओज़ोन लेयर आई नहीं। तो इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कैसे ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। तो दोस्तों इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स अर्थ के ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स का। उन्होंने वार्निंग दी है कि ये सैटेलाइट जब एटमॉस्फेयर में वापस आती है और जलती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है। ये गैस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो ओजोन लेयर क्यों ज़रूरी है? तो ओजोन लेयर हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन से बचाती है। अगर न बचाए तो इसके चलते हमें स्किन कैंसर हो जाएगा और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। रिसर्च के हिसाब से हर साल लगभग 1000 टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज हो सकती है और ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में कई सालों तक रह सकते हैं और ओजोन डिप्लीशन का कारण बन सकती हैं। आगे बताया गया है कि 2016 से 2022 तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो मात्रा है उसमें लगभग आधा गुना वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में सैटेलाइट लॉन्चेस के साथ ये वृद्धि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आगे तो आप जानते ही हो बहुत सारे देश दनादन सैटेलाइट भेजने वाले हैं, तो उससे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही अभी स्पेस एक्स को 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करने की परमिशन मिली है, जो स्पेस डिब्रीज भी बढ़ाने का कारण बन सकती है। ये डिब्रीज दूसरे सैटेलाइट के साथ टकराव कर सकती है और डैमेज कर सकती है। और ये रिसर्च इस बात को हाईलाइट करती है कि लार्ज स्केल सैटेलाइट नेटवर्क्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर ओजोन लेयर और स्पेस डिब्रीज के मामले में। और आपको पता होगा कि इलॉन मस्क ने इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क्स का तेजी से एक्सपेंशन किया है, तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट भेजी हैं। तो इससे भी वही चीज़ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड गैस निकलेगी और उसके कारण क्या होगा कि वो क्लोरीन के साथ मिलकर ओजोन लेयर को मतलब नुकसान पहुंचाएगी। तो कहने का मतलब है इनका ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेट से रिलेटेड, ये हमको अच्छा तो लगता है कि बहुत तेज़ और बिना किसी रुकावट के हर समय हमें इंटरनेट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये ओजोन लेयर को नुकसान भी पहुंचा रहा है। अगर जो ओजोन लेयर है वो यहाँ तक पहुँचने लगी तो उससे हमारी क्रॉप्स को भी यानी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। सिर्फ इंसानों को नहीं, बहुत सारी चीज़ों को, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, जो स्टारलिंक सैटेलाइट है इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम होता है, 5 साल होता है। अब इतने सारे ये सैटेलाइट भेजती हैं तो वो हर 5 साल बाद वापस पृथ्वी पर आते हैं, तो फिर दोबारा गैस रिलीज़ करेंगे तो उससे ओजोन लेयर को हर 5 साल बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। सिर्फ 2022 में ही लगभग 18.7 टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन नए सैटेलाइट्स के साथ ये नंबर 397 टन पर ईयर तक पहुंच सकता है। पहले के सैटेलाइट हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते थे जिससे उनकी स्पीड कम और लाइफ स्पैन ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी की सोअरिंग डिमांड की वजह से नए जो सैटेलाइट हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च हो रही हैं, जो ओजोन डिप्लीशन का रिस्क बढ़ा रही हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका के ऊपर सिग्निफिकेंट ओजोन होल नोट किया है, लेकिन सैटेलाइट के एमिशंस का रोल इन फिनोमिना को बढ़ाने में अभी भी स्क्रूटनी में यानी जाँच में है। ये सजेस्ट करता है कि ओजोन लेयर पर इन एमिशंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फर्दर रिसर्च की जाए और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम रॉकेट वगैरह भेजते हैं उससे ओजोन लेयर में छेद होता है या नहीं होता या क्यों नहीं होता। तो दोस्तों स्पेस रॉकेट का जो लॉन्च है वो ओजोन लेयर पर कुछ इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ये इम्पैक्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कुछ दूसरे सोर्सेज की वजह से होता है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। रॉकेट लॉन्चेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज़ करते हैं और हर फ्यूल के अपने स्पेसिफिक एमिशंस होते हैं। सॉलिड रॉकेट मोटर्स कॉमनली यूज्ड इन मैनी रॉकेट्स जो क्लोरीन कंटेन कंपाउंड्स रिलीज करते हैं और यही ओजोन डिप्लीशन का कारण बनते हैं। ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। लिक्विड रॉकेट फ्यूल्स जैसे केरोसिन और लिक्विड हाइड्रोजन रिलेटिवली क्लीनर होते हैं और ओजोन लेयर पर कम इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट ये भी डालते हैं पर कम डालते हैं। रॉकेट लॉन्चेस डायरेक्टली ओजोन लेयर में छेद नहीं बनाते, बल्कि उनसे रिलीज होने वाली जो गैसेज हैं वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट करती हैं, यानी कि ओजोन लेयर में छेद होने से ज़्यादा ओजोन का ओवरऑल कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है।
इसके लिए स्पेसएक्स जैसे कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट्स पर फोकस कर रही हैं, जिनसे लॉन्चेस की फ्रीक्वेंसी कम हो और एमिशंस भी रिड्यूस हो सके। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जब रॉकेट लॉन्च होते हैं और ओजोन परत से गुजरते हैं तो वे निकास गैस छोड़ते हैं, लेकिन वे ओजोन परत में भौतिक या फिर आप कह सकते हो फिजिकल छेद नहीं बनाती हैं। इसके बजाय वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में योगदान देती हैं जो ओजोन अणुओं को खराब करती हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, में एक क्षेत्र है जिसमें O3 यानी ओजोन अणुओं की उच्च सांद्रता यानी कंसंट्रेशन होती है। यह परत सूर्य के अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जब रॉकेट लॉन्च होती हैं तो वे उपयोग किए गए ईंधन के प्रकार के आधार पर, मतलब कौन सा ईंधन यूज किया गया, उसी के अनुरूप क्लोरीन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सहित विभिन्न रसायनों का उत्सर्जन करते हैं, मतलब निकालते हैं उन्हें। और ये रसायन समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच सकते हैं जहां ओजोन परत स्थित है। यानी ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल में है। ये ऐसा नहीं अंतरिक्ष में कहीं दूर हो। अब आगे क्या होता है कि उत्सर्जित रसायन, विशेष रूप से क्लोरीन युक्त रसायन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर सकती हैं जो ओजोन अणुओं को तोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। रॉकेटों से निकलने वाली गैसें फैलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। वे एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि कोई स्थानीकृत छेद नहीं है, बल्कि एक व्यापक क्षेत्र में ओजोन अणुओं की सामान्य कमी होती है। ओजोन परत गतिशील है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ओजोन लगातार बनती और नष्ट होती रहती है, जबकि रॉकेट उत्सर्जन ओजोन के टूटने में योगदान देता है। ओजोन का जो प्राकृतिक उत्पादन है कुछ हद तक नुकसान को कम करने में मदद करता है, पर ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा उत्सर्जन करते जाओगे ऐसी जहरीली गैसों का तो वो उसको बचा लेगा, फिर नहीं बचा पाएगा वो। CFC जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के अन्य स्रोतों की तुलना में, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसकी तुलना में रॉकेट जो है उत्सर्जन अपेक्षाकृत छोटा होता है। उसका जो रॉकेट द्वारा अपेक्षाकृत जो भी गैसें निकाली जाती है वो इतना इफेक्ट नहीं डालती हैं। हालांकि उनका प्रभाव जरूर होता है, लेकिन यह ओजोन परत में दृश्यमान छिद्र हैं उनको बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रॉकेट उत्सर्जन का प्रभाव दृश्य छिद्र बनाने के बजाय स्थानीकृत कमी के बारे में अधिक है, मतलब वो कमी कर देता है ओजोन लेयर में। यह कमी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली यूवी विकिरण को बढ़ा सकती है, लेकिन यह छिद्र बनाने के लिए पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं है। लेकिन यूवी किरण तो पहुंच रही है ना हम तक, तो नुकसान तो हो रहा है बहुत ज़्यादा। अनुकूल रॉकेट ईंधन का विकास और उपयोग जो कम ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ओजोन परत पर प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। मतलब कि हमें ऐसे ईंधन का उपयोग करना चाहिए जो क्षय है इसका, जो इसका डिप्लीशन हो रहा है वो कम हो सके, और इनकी फ्रीक्वेंसी को भी कम करना चाहिए। मतलब कम रॉकेट भेजे जाएं, अंतराल बीच में ज़्यादा हो, टाइम पीरियड ज़्यादा हो उनके बीच में जो गैप है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाई है। उन्होंने एक स्पेस सूट बनाया है जो आयरन मैन जैसा है, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा स्पेस में लोगों की।